हम आज के शो का आगाज़ कर रहे हैं उस ख़बर या अफवाह से कि आज रात फिर पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाने लगी हैं। अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो बाहर निकलने का या अगर आप उसी लाइन का हिस्सा है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, फिर आपको पता होगा कि र्यूमर कितनी स्ट्रॉन्ग है। लोगों ने पेट्रोल पंप्स के सामने लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं कि अब कीमतें फिर बढ़ रही हैं। आज जो ब्रेंट का आज एस्टिमेट हमारे सामने आया उसमें कभी $126 के ऊपर चला जाता है, कभी 114 पे चला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बहरहाल जो कमज़ोर तबके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पता नहीं कमज़ोर तबका कौन है आजकल, तो जिसके पास पेट्रोल नहीं है वो सारे कमज़ोर है। कहा गया कि मोटरसाइकिल सवारों और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट को जो उन्होंने सब्सिडी दी थी, अगरचे मिकदार उसकी कम है लेकिन ना होने से तो कुछ तो बेहतर है, उसमें 1 महीने का इजाफा कर दिया। साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी फरमाया कि आपने किरायों को नहीं बढ़ने देना। अब कितना मौसर होगा, अब ये सारा कुछ मामला जंग के साथ लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है जी कि मैंने जो ईरान के जो हसार बंदी उसने की है अपना हुर्मुज़ की, उसके ऊपर जो मैंने हसार बंदी की है वो मैंने नहीं उठानी, तो ये मामला तवील भी हो सकता है। हमारे जैसे ममालिक क्या करें, एक्सपर्ट से हम पूछेंगे। हमारे पास खलील कियानी साहब सहाफ़ी डॉन के, वो हमारे पास मौजूद हैं। शहबाज राना साहब एक्सपर्ट सहाफ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, और डॉक्टर फ़ारूक सलीम जो मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान की ख़ास तकलीफ़ का जिक्र करेंगे। जो मई का महीना शुरू होने को है तो हिंदुस्तान की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। आज उनके वज़ीर दिफ़ा ने फिर पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। ये बातें सुन के हम तंग नहीं आए, लेकिन मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं इसका जवाब देना होगा। मई के महीने की याददाश्त उनकी ताज़ा करवाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी कि हमने बड़े मार के मारे हैं, हम बड़ी ज़बरदस्त रियासत हैं, पाकिस्तान तो टूट फूट रहा है। हम एक माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर और वॉर स्टडीज़ के स्कॉट कैली, उनसे बात करेंगे कि हमारी बात ना माने या राजनाथ जो ऑल फॉल बकरा है उसकी बात ना सुने। आप बता दें कि पाकिस्तान पिछले साल के मार्के के बाद कहाँ पर खड़ा था। स्कॉट कैली के साथ हमारी बात आप ज़रूर सुनिएगा। अफ़गानिस्तान की तरफ से दोबारा से दरअंदाजी नुमा दहशतगर्दी जारी है। कल उन्होंने वज़ीरिस्तान के अंदर गोलाबारी की, ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा है, उसके अंदर कुछ शहादतें भी हुई। पाकिस्तान का जवाब भी चल रहा है। ईरान और अमेरिका की टॉक्स के मामले में हमने अफ़गानिस्तान को तकरीबन भुला ही दिया था, लेकिन दोबारा से हेडलाइंस के अंदर आ रहा है। वहाँ पर हमने एक बड़ी जंग हमारी शुरू है, बीच में कुछ जंगबंदी हुई थी, दोबारा से शुरू कर दिया था हमने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमला करना। उसका क्या बन रहा है, ये मालूमात भी फराहम करेंगे। इफ्तिखार फरदोस होंगे जो दी खुरासान डायरी जो डॉक्यूमेंट करता है सारे मामले को, वो हमें बताएंगे कि हमने क्या कुछ मिस किया अफ़गानिस्तान के हवाले से और क्या कुछ होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं जी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। क्विकली अगर शहबाज साहब मैं आपसे पूछ पाऊँ तो ख़बर क्या है, पेट्रोल की प्राइसेस हो रही हैं, दोबारा से तब्दील नहीं हो रही हैं, लोग तो बड़े परेशान हैं, बस वो टैंकियाँ भरवा रहे हैं। अदल साहब, पहले तो माज़रत मैं थोड़ा सा लेट है, और लेट आने की वजह भी यही थी। मैं अभी जब आ रहा था तो एक पेट्रोल पंप के सामने 4 लाइनें लगी हुई थी और पूरी जो एक रोड है वन साइड की वो ब्लॉक थी। देखें जी, ये एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने आ गया कि वाकई यही हो रहा है। मेरी कोशिश होती है कि किसी को इंतजार ना करवाऊँ, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं करवाया, बिल्कुल टाइम पे आप आए, लेकिन वो लाइनों की वजह से मैं उसमें फंस गया और मुझे रुकना पड़ा। तो देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत के सामने जो चैलेंज क्या है, हुकूमत के सामने चैलेंज ये है कि पिछले हफ्ते 26-27 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल की और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, और इन्होंने मज़ीद 53 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगानी है। अब ये हुकूमत के सामने एक चॉइस है, और ये इसलिए है कि IMF के साथ इनका जो मुआहदा हुआ है उसमें 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर और 80 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगानी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि जो डीज़ल इस्तेमाल करते हैं वो ये इतना टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब उन्होंने पहले ही 80 रुपये जो पेट्रोल के ऊपर थी उसको पिछले हफ्ते 107 कर दिया। अब पीछे रह गए 53 रुपये फ़ी लीटर। अब हुकूमत के सामने चॉइस ये है कि 53 रुपये फ़ी लीटर वो किस पे डाले, इसमें से कुछ डीज़ल पे डाल दे, कोई 25-30 रुपये, सब की सब पेट्रोल पे डाल दे 53 रुपये। एक तो ये चैलेंज है। ये उसके अलावा है जो आलमी मंडी के अंदर जो इस वक्त कीमतों में उतार और चढ़ाव आ रहा है, जिसका आपने देखा कि आज के दिन 123-124 डॉलर फ़ी बैरल पे क्रूड गया, फिर गिर गया, फिर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। ये आज और कल का तो शायद इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि ये 3 दिन के एवरेज के ऊपर प्राइस जो है वो अपनी डिटर्मन करते हैं, बट प्राइस इंक्रीज़ होनी लग ऐसे रहा है। अब अगर नहीं होती तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, और सब्सिडी देंगे तो प्राइमरी सरप्लस का क्या होगा, फिर अगर सब्सिडी नहीं दे सकेंगे तो क्या फिर तरक्याती बजट काटेंगे। तो 3 चॉइसेस हैं, तरक्याती बजट में कटौती, सब्सिडी अनलाइकली, या फिर प्राइस इंक्रीज। आपकी असेसमेंट फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कुछ मुस्तकबिल की तजवीज़ भी फराहम करें, तो ख़तरनाक किस्म की तजवीज़। व्हाट इज़ योर असेसमेंट? सर, मैं तो
फर्स्ट थिंग मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये सब्सिडी है। ये सब्सिडी नहीं है। ये 160 रुपये का अगर आप टैक्स लगाएं और उसमें से कहें कि जी 53 हम नहीं ले रहे, तो ये सब्सिडी नहीं है। ठीक, ये वही है जो आप कंज्यूमर से पैसे ले रहे हैं और उसमें से कहें कि जी ये थोड़ा सा मैं रियायत करता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मत करें ये मेहरबानी। देखें, जो डीज़ल के ऊपर वाकई चैलेंज है, डीज़ल के ऊपर जो वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से उसको उन्होंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन है वो आपको अलो नहीं करती कि आपको ज़्यादा टैक्स रेट को कम कर सके। अच्छा, एक साइड के ऊपर ये है। दूसरी साइड पे ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी का टारगेट है वो पहले 10 महीने में 11 महीने को क्रॉस कर चुका हुआ है। ठीक, तो लिहाजा अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप अभी आपके पास 2 महीने पूरे हैं, आप उन 2 महीने में 1468 कर सकते हैं विद गिवन नंबर्स। तो लिहाजा आप अगर आपको आवाम की वाकई उस कमज़ोर तक क्वेश्चन है 2 महीने का आपके पास, अगर 2 का नहीं है तो 1 का ज़रूर है। 1 का ज़रूर, 4 हफ्ते का है। जी बिल्कुल है। 125 अरब रुपए। 125। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा आप का तज़िया क्या है, कितनी मजबूरी है और कितनी हमारी अपनी कोताही है, ज़रा इसका तज़िया कीजिएगा। गो अहेड जी। जी तलत साहब, देखिए, आलमी मंडी में अगर कीमत बढ़ती है तो जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर बोझ तो आना है। अब मैं देख रहा था कि भारत में 1 फरवरी को अगर आप कीमत पेट्रोल की निकाल के देख लें तो वो 9472 यानी कि तकरीबन 95 इंडियन रुपीस बनती है 1 फरवरी को, और आज भी वही है। बांग्लादेश में आप देख लें तो 1 फरवरी को, अब ये जंग से पहले की बात कर रहे हैं, 1 फरवरी को बांग्लादेश में जो बांग्लादेश टका में 130 टका फी लीटर पेट्रोल की कीमत थी 1 फरवरी को, और आज भी वही है। पाकिस्तान में 1 फरवरी को कोई 257 थी, फिर वो 393 पे चली गई, तकरीबन 50-55% इजाफा है। तो मुझे सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि भारत और बांग्लादेश के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो जो आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है, वो भी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान भी तेल इंपोर्ट कर रहा है, वहां पे कीमत पाकिस्तान में 50-55% कीमतें क्यों बढ़ गई? आप बताएं कि वो क्या पॉलिसी है जिसके ज़रिए हमारे बराबर के ममालिक जो हैं, जो उस तरह ही इस तेल की आमद के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसराहम करते हैं, वहाँ पर तसलसल है और यहाँ पर तगय्युर और तबद्दल है। बांग्लादेश में ये फैसला किया गया कि जो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है उसका सारा का सारा बोझ उठा के हमने बांग्लादेश पेट्रोलियम के ऊपर डाल देना है, अवाम के ऊपर नहीं डालना। पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई वो फर्क थी। यहाँ पे ये अपनाई गई कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है, हम भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं, पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा देते हैं, और ये सारा का सारा बोझ जो है ये पाकिस्तानी अवाम पे डाल देते हैं। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी ये रही कि खुद भी माल बनाओ, पाकिस्तान का जो हुकूमती खजाना है उसको भी भरो, और जो हमारे यहाँ रिफाइनरीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो, अटक हो, और एक वो सिनर्जी के नाम से रिफाइनरी है, उन्होंने माल बनाया। आप उनकी प्रॉफिट फिगर्स निकाल के देख लें, जो उन्होंने डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स हैं, यानी कि पीआरएल का, पाकिस्तान रिफाइनरी का जो 9 महीने का प्रॉफिट उन्होंने डिक्लेयर किया है वो 12 अरब का है, नेशनल रिफाइनरी का 9 अरब का है, अटक का 18 अरब का है। तो यहाँ पे पॉलिसी जो है वो भारत की हुकूमत ने डिफरेंट अपनाई, वो फर्क है। इसकी ये अच्छा फ्रेमवर्क है तज़िये के लिए। लेट मी हियर योर टेक। देखिए, जो डीजल का फार्मूला था ना, वो तो हुकूमत तब्दील कर चुकी है। जो पहले डीजल का फार्मूला था जंग शुरू होने से पहले और अब उसमें फ़र्क है, और जो ख़ुद वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं कि उसकी वजह से तकरीबन 100 रुपये फ़ी लीटर कीमत, अगर पुराना फार्मूला होता और नया फार्मूला होता तो उसमें 100 रुपये फ़ी लीटर कीमत कम है। अभी भी इन्होंने रिफाइनरीज़ के ऊपर बोझ नहीं डाला, लेकिन उनका जो एक विंडफॉल प्रॉफिट था ना, उसमें इन्होंने कमी कर दी और एक नया बेंचमार्क उसका दे दिया है। इस हद तक तो ठीक है। अब पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या है? जो क्यानी साहब भी कह रहे थे सब्सिडी वाली बात, ये बात ठीक है कि अभी तक जो सब्सिडी है वो पेट्रोल पे ऊपर नहीं गई, लेकिन डीजल पे जाती रही है।
अब जो आगे है वो सब्सिडी इस वक्त नहीं है। अभी इन्होंने उस फेज़ की 1 महीने का जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था IMF से, जिसके लिए इन्होंने 174 अरब रुपया PSDP से काटा, और ताकि वो इधर से अगर कोई पैसा जा रहा तो कंट्रोल हो जाए। इन्होंने जो पेट्रोल उसका जो डीजल का था लेवी वो तो ज़ीरो की हुई थी, आज भी ज़ीरो है। डीजल के ऊपर मेरा ख्याल अभी भी कोई 35 से 40 रुपये टैक्स इकट्ठा हो रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर, और कार्बन स्पोर्ट एक क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी लगी हुई है 2.5 रुपये फी लीटर। उसके अलावा तो उसके ऊपर लेवी ज़ीरो है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये ऐसे अब हुकूमत रह नहीं सकती, ये एक मुआहदे के अंदर फंसे हुए हैं। इस हफ्ते ये खबर है, इस हफ्ते मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें यही कहा गया है इनको वजारत ख़जाना को कि IMF से एक दफ़ा फिर रजू करो। अब वजारत ख़जाना जो है वो IMF से रजू करने के लिए तैयार नहीं है। 8 मई को पाकिस्तान का जो केस है वो बोर्ड में जा रहा है अप्रूवल के लिए। वो कह रहे हैं कि हमने पहले 1 महीने की उनसे कंसेशन ली, अभी आपने वो जो गैस प्राइसेस है उसकी कैप्टिव लेवी की उसके ऊपर कंसेशन ली, एक और चीज़ के ऊपर उन्होंने IMF से चीज़ें रीओपन करवाई। तो वजारत ख़जाना अब दोबारा वापस जाने को तैयार नहीं है, इस वक्त कम से कम जाने को तैयार नहीं, इस वक्त जाने को तैयार नहीं है। तो फिर चॉइसेस क्या बची? ये जो हफ्ता है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया ना। आलमी मंडी में तेल आपको पता है पिछले 2 हफ्ते उस तरीके से नहीं बढ़ा कि अमन हो रहा है नहीं हो रहा, वो उसमें 100 के गिर्द 104 के गिर्द अब घूमता तो रहा। 123-24 पे जाके फिर वापस आया और फिर वो अभी भी हाई है। तो फिर आपने IMF से प्रोग्राम भी अप्रूव करवाना है, 160 रुपये फी लीटर आपने कंबाइंड देना दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर, अभी 107 ले रहे हैं, वो 53 रुपये का आप क्या करेंगे? फिर आपने आगे जो है, अगर जो सब्सिडी की बात कहाँ से शुरू होती है, यहीं से होती है ना, टैक्स तो लेना या नहीं लेना। जो कीमत डीजल के ऊपर चली गई है उसका क्या करना है? एक बेनिफिट इनको इस वक्त दफ़ा डीजल के ऊपर ये आ रहा है कि इस हफ्ते कोई इंपोर्ट का कार्गो डीजल का नहीं है, वहाँ पे इनके पास एक स्पेस बन रही है कुछ 26 रुपये फी लीटर की, जो या 30 रुपये फी लीटर की, जो पिछली दफ़ा इन्होंने एक हेड है इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, उसके अंदर डाल के इन्होंने आलमी जो कीमत थी ना डीजल की वो रिकवरी, तो वहाँ से 30 रुपये का मार्जिन है, टैक्स वहाँ से रिकवर हो सकता है। पेट्रोल के ऊपर मसला इस वक्त ज़्यादा बना हुआ है। योर टेक? एक तो 30 रुपये वो है जो इनलैंड फ्रेट मार्जिन है, और 51 रुपीज़ का कस्टम ड्यूटी है, तो ऑलमोस्ट यानी लगभग 70 रुपये तो आपका आप टैक्स फिर भी ले रहे हैं। आप पेट्रोलियम लेवी में नहीं ले रहे, लेकिन दूसरे टैक्स में तो ले रहे हैं। असल चैलेंज दरअसल एक तो वो IMF वाली बात जो वो कर रहे हैं उसके वो सेंसिटिव टाइमिंग है उसकी, लेकिन जो FBR की जो फेलियर है ना, जो रेवेन्यू कलेक्शन में उसका जो शॉर्टफॉल है, आज तक की डेट में मेरा हाल 700 बिलियन तक पहुँच जाएगा, 9 महीने का 610 से 700 क्रॉस हो जाएगा आज। तो ये IMF को टारगेट, IMF को हम बताते हैं कि हमने इतने पैसे कलेक्ट करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से कलेक्ट करने, लेकिन बताते हैं FBR इतना करेगा, वो फिर हम कर नहीं पाते, फिर उसको शॉर्टफॉल कहते हैं, फिर शॉर्टफॉल फिर इधर से पूरा करते हैं, वो इधर से पूरा करते हैं। तो FBR ने तो 7 दिन में ठीक नहीं होना, ना ही महीने में ठीक होना, ना उसने 2 महीने में पूरा होना है। और जो शॉर्टफॉल है वो इन्हीं चीज़ों से होगा, जो आपने PSDP काट दिया, आपने ये अपना पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, उसके ऊपर आपने दूसरी तरह से उसका कस्टम ड्यूटी जो है वो टेक जो है वो बढ़ रहा है। और इन्फ्लेशन के ऊपर देखें सर, उसका जो ये जो सेल्स टैक्स है ना, ये बड़ा ऑटोमेटिक है, 18% ऑन वट एवर कास्ट यू हैव। तो आपकी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है आपकी 18% उसके ऊपर जाता है। तो क्या मसला है? ये सोलर के खिलाफ कौन है? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक आप मखसूस किस्म का ऑपरेशन शुरू करें, ये तलाश तो करें कि ये एंटी सोलर बंदे कौन से हैं। एंटी सोलर को बाहर से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उसी की बात कर रहा हूँ। गालिबन अप्रैल में 2023 में जब इनके IMF से मुज़ाकरा शुरू हुए थे, जब IMF ने ये सवाल रेज़ किया कि आपकी तो नेशनल ग्रिड से डिमांड बिजली की नीचे जा रही है, ये खुद हुकूमत गई थी उनके पास उनको बताने के लिए कि हम नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करके नेट बिलिंग की करने जा रहे हैं। और उस वक्त जब मैंने खबर की तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा गया कि ये खबर गलत है, और बाद में वही काम कर दिया। तो ये तो अब इनका बस इस वक्त चले तो ये कोई ऐसी कोई चीज़ ईजाद करें कि सूरज के आगे कर दें, ताकि कम से कम पाकिस्तान में तो सूरज की शुआएं नीचे ना आए। ये उस वक्त उस पॉलिसी के ऊपर चल कर क्या रहे हैं? मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि कभी एक साइड से टांग पकड़ के उसको गिराने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरी साइड से टांग पकड़ के गिराने। लॉबी में सीरियस को देयर इज अ लॉबी जी, इनको क्या नहीं सबको ज़्यादा पता होगा। ऐसा बताएं ना लॉबी के बारे में। सर मैं लॉबी के बारे में तो नहीं कहूँगा, बड़े ताकतवर लोग हैं। एक फंक्शन हो रहा था इधर सरीना में कुछ महीने पहले, तो उसमें ये जो IPPs के साथ रीनेगोशिएट होकर तो उनसे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लिए थे। तो उसमें एक तरफ मिनिस्टर साहब बैठे थे और एक IPPs के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। तो वो जो IPPs वाले थे उनसे पूछ रहे थे कि ये जो कंज्यूमर है इसको आप कहीं भागने तो नहीं देंगे ना, हम अगर डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन में आएंगे तो ये मतलब आप हमारी गारंटीड जो कंज्यूमर है उसको रखेंगे तो तब हम इस तरफ आने की कोशिश करें। हमारा गाहक आपने जाने नहीं देना, जाने पकड़ के रखना है आपने। हाँ जी, जाने नहीं देनी। अच्छा, तो सोलर आएगा तो गाहक चला जाएगा ना, ज़ाहिर चला जाएगा। अच्छा, ये सारे पिछले आप 1.5-2 साल की आप उनकी डिबेट देख रहे हो, वो कह रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग है वो ग्रिड को खा रही है, वो ग्रिड को नुकसान पहुँचा रही है। अभी परसों पब्लिक हियरिंग थी नेपरा की,
उस पर पावर डिवीजन ने कहा कि जी ये जो टोटल नेट मीटरिंग कंज्यूमर है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 6,000 मेगावाट के लगभग है। अब सोलर की जो बेस्ट आउटपुट है वो 18% से ऊपर नहीं होती, यानी एनर्जी एफिशिएंसी 18% से ऊपर नहीं होती। उसका उन्होंने कहा जी कि 1000 से 1500 मेगावाट का टोटल इम्पैक्ट है, विच इज़ लेस दैन 2% ऑफ द टोटल ग्रिड सप्लाई। और शोर देखें कैसे मचाया हुआ है। और उसी हेयरिंग में उन्होंने ये बताया कि असल जो चैलेंज है वो तो ये है कि जो ऑफ ग्रिड, बेसिकली इशू ये है ना कि जी एक तो इधर IMF है, पावर सेक्टर में आपके ऊपर एक दूसरा IMF है CPEC, जिसके तहत आपने 15,000 मेगावाट के आपने प्लांट लगाए आपकी, और रेट आपने मीनवाइल इतने बढ़ गए इकनॉमिक कंट्रैक्शन की वजह से कि अब वो किसी के अफोर्डेबल नहीं है। अब जो सोलर जिसके पास 4 पैसे थे, जिसने कोई जेवर बेच सकता था, गाड़ी बेच सकता था, उसने वो नेट मीटरिंग की। जो वो नहीं कर सकता था उसने एक प्लेट लगाई है जी, एक प्लेट लगाई, 2 प्लेट लगाई, उसने अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस किया। ऑफ ग्रिड जाके उसने नहीं उसी ऑफ ग्रिड में नहीं, उसी ग्रिड के ऊपर लगा लिया। आप 200 से यूनिट ऊपर ना जाने दें। सो बुनियादी तौर पर आई हैव टू वाइंड इट अप। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बुनियादी बात यह है कि ये बदतरीन बैन अवी हालात को हम इस वक्त विटनेस कर रहे हैं। तीसरी जंग अजीम की हमने बातें सुनी हैं, और इससे ज़्यादा जब से ये ऑयल और गैस के ऊपर दुनिया के निज़ाम ने काम करना शुरू किया है, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन और गैर यकीनी की सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन इस तमाम गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर अगर एक चीज़ वाज़ेह अंदाज से आपके सामने खड़ी है, वो ये कि गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है जो आपके गले में पड़ी हुई है। ये अपनी पॉलिसीज़ हैं, ये अपने खांचे हैं, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको प्रोटेक्ट करते करते आपने कंज्यूमर का बेड़ा गर्क किया हुआ था। अगर आपने पाकिस्तान के कंज्यूमर को हकीकी लेवल प्लेइंग फील्ड देना है तो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ दुनिया जा रही है। नहीं जाएंगे तो फिर यही होता रहेगा, आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, आवाम से आप झूठ बोलते रहेंगे और फिर प्राइसेस बढ़ती रहेंगी।